बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर व आफ़ियत हो। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर कोई ऑपरेटर लीनियर है तो उसकी बाउंडेडनेस और उसकी कंटिन्यूटी जो है ये अटैच हो जाती हैं। अगर कोई लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड है तो लाजमी है कि कंटिन्यूस भी होगा, और अगर कोई लीनियर ऑपरेटर कंटिन्यूस है तो वो आपका बाउंडेड भी होगा। ठीक है। लीनियर ऑपरेटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी जो है लीनियरिटी या बाउंडेडनेस को पोजेस करे, या तो दोनों को करेगा या दोनों नहीं होंगी। ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में ये भी प्रूव किया था कि अगर कोई लीनियर ऑपरेटर डोमेन के किसी एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो तो वो उस पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस होगा, यानी कि वो लीनियर ऑपरेटर कंटिन्यूस होगा। जो एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है इट विल बी कंटिन्यूस। ठीक है, यानी कि ऑन द होल डोमेन वो कंटिन्यूटी जो है वो शो करेगा। तो नेक्स्ट रिजल्ट जो है हम उनको अप्रूव करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तो आपका हो गया प्रीवियस रिजल्ट। ठीक है, कि लेट टी फ्रॉम डोमेन ऑफ टी टू वाई बी अ लीनियर ऑपरेटर। डोमेन ऑफ टी जो है एक नॉर्म्ड स्पेस एक्स में है और एक्स और वाई लिख दिया नॉर्म्ड स्पेसेस है। देन टी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, एंड इफ टी इज कंटिन्यूस एट अ सिंगल पॉइंट इट इज कंटिन्यूस। इसको हमने प्रूव किया था जी। ओके, नेक्स्ट एक क्रॉलरी है, कंटिन्यूटी एंड नल स्पेस से रिलेटेड है कि लेट्स टी बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है जी, टी के अंदर दो चीज़ें हैं, टी इज़ लीनियर एंड टी इज़ बाउंडेड। अगर इस तरह का ऑपरेटर है तो क्या होगा? देन एक्स एन converges to x, this will imply that t x n will converge to tx। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है कि कंटिन्यूस फंक्शन जो भी हो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर डोमेन के अंदर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हो और आपका ऑपरेटर जो है वो कंटिन्यूस है, तो आपकी जो है वो इमेज सीक्वेंस वो भी कन्वर्ज करती है, और उसकी लिमिट जो है प्री इमेजेस वाली जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट का इमेज होती है। तो क्योंकि ऑपरेटर जो है बाउंडेड और उसके साथ साथ लीनियर है, तो प्रीवियस रिजल्ट अगर इसके साथ आप मिलाएं तो आपको गारंटी मिलेगी कि दिस टी इज़ आल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि बाउंडेडनेस और लीनियरिटी इकट्ठी है तो कंटिन्यूटी भी वहीं पे होगी। ऐसा नहीं हो सकता कंटिन्यूटी ना हो। तो t इज़ कंटिन्यूस की वजह से क्या होगा कि वन एक्स एन कन्वर्जेस टू x होगा तो इमेज सीक्वेंस टी एक्स एन विल कन्वर्ज टू इमेज ऑफ दिस एक्स टी एक्स। तो एक तो ये सीधा सा प्रूफ है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में जो है उस लिहाज से भी बना सकते हैं। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन एप्सिलॉन के लिए आप जो है वो यूज़ कर लें। ठीक है। तो और इसके अलावा जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उससे आपको एक डेल्टा मिल जाएगा, उस तरह से भी कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली। तो उसको देख लें, इस तरह से आप कर सकते हैं कि फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो आप एक डेल्टा बना सकते हैं कि सच दैट डेल्टा इज एप्सिलॉन ओवर नॉर्म ऑफ टी। अच्छा जी, अब आपके पास ये एक पॉजिटिव रियल नंबर आ गया। अब एक्स एन की कन्वर्जेंस जो है एक्स को वो गारंटी करती है कि जब भी कोई इस तरह का पॉजिटिव रियल नंबर, यूजुअली आप इसको कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को एप्सिलॉन के साथ पढ़ते आए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि एप्सिलॉन हमने यूज़ करना है वो इमेज वाली सीक्वेंस के लिए, तो यहाँ पे आपने उसको डेल्टा का नाम दिया, सिर्फ नाम हमने थोड़ा डिफरेंट रखा है, बाकी इसका रोल वही है। जिस तरह ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है वैसा ही ये डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो है। वो किस तरह से है जी? सिंपली आपने बना लिया एप्सिलॉन ओवर नॉर्म ऑफ द ऑपरेटर टी, क्योंकि बाउंडेड है, आपको गिवन है टी इज़ बाउंडेड, बाउंडेड है, तो ये नॉर्म जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर के तौर पे मौजूद होगा। तो आपने फॉर गिवन एप्सिलॉन उसको नॉर्म ऑफ टी के साथ डिवाइड किया और एक रियल नंबर डेल्टा बना दिया, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो था, नॉर्म ऑफ ऑपरेटर टी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, सही है। और ये ऑपरेटर ज़ीरो ऑपरेटर के अलावा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ज़ीरो ऑपरेटर के लिए तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो होल्ड करेंगी। अच्छा जी, अब गिवन है जी कि एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, तो हर वो यहाँ पे नंबर जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, जो आप डेफिनेशन में एप्सिलॉन के तौर पे लिखते आए हैं, तो कोई भी ग्रेटर देन ज़ीरो रियल नंबर लिया जाए उसके अगेंस्ट एक बैरियर आता होता है। ठीक है जी। तो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स है, तो इस पॉजिटिव रियल नंबर के अगेंस्ट
आपके पास एक बैरियर आएगा सच दैट व्हेन एवर एन's आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो ये जो एक्स एन's हैं सीक्वेंस आपकी ये जो है इसकी टर्म्स जो है इनका डिस्टेंस एक्स से जो है वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा, डिफरेंस का नॉर्म। ठीक है जी, डी एक्स वाई, अब नॉर्म स्पेस में क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये बेसिकली डिस्टेंस ही हमें लिखा है, एक्सेंस का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इट विल बिकम लेस देन दिस पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इस गिवन एप्सिलॉन के अगेंस्ट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं टी एक्स एन वाली जो सीक्वेंस है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपके पास इसी एन नॉट के अगेंस्ट जो यहाँ पे है इसी बैरियर के अगेंस्ट अगर हम देखें फॉर ऑल एनस विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो ये वाली कैसे बिहेव करती है, टी एक्स एन माइनस टी एक्स। तो सबसे पहले तो लीनियरिटी है, गिवन है टी इज़ बाउंडेड लीनियर, ये दो चीज़ें गिवन है। लीनियरिटी की वजह से टी को आपने बाहर लिख लिया, साथ एक्स एन माइनस एक्स आ गया। अच्छा जी, साथ बाउंडेड भी गिवन है, तो बाउंडेड ऑपरेटर के लिए एक इनक्वलिटी ये भी होती है, हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था कि दिस नॉर्म विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ द ऑपरेटर टी इनटू नॉर्म ऑफ द वेक्टर, ये जो साथ वेक्टर क्या है जी, एक्स एन माइनस एक्स। और ऊपर आपने लिखा हुआ है कि अगर ये वाला बैरियर जो है लगा दिया जाए फॉर ऑल एन's विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो उसके साथ ये जो डिफरेंस का नॉर्म है दिस इज लेस देन डेल्टा, तो इसका मतलब है ये लेस देन डेल्टा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये लेस आ गया, तो यहाँ पे तो इक्वलिटी की गुंजाइश भी थी लेस देन इक्वल टू, क्योंकि ये बाउंडेडनेस वाली इनक्वलिटी थी, इसमें लेस देन और इक्वल भी होता है। ठीक है जी, अब ये स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा आ गया, डेल्टा क्या था जी, एप्सिलॉन ओवर ऑपरेटर का नॉर्म, तो आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन बच गया। तो आपके पास ये चीज़ आ गई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट इम्प्लाइज दैट टी एक्स एन माइनस टी एक्स नॉर्म जो है इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टी एक्स एन टू टी एक्स। तो यही आपने बनाना था, अगर हम देखें तो आपने ये प्रूव करना था कि टी एक्स एन जो है इट कन्वर्जेस टू टी एक्स। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे बनाना था, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। ठीक है जी, सही है। तो अगर इसमें भी देख लें, अगर आपके पास जो है आपका जो है वो टी जो है वो ज़ीरो ऑपरेटर हो, ये तो हमने किया कि अगर ज़ीरो ऑपरेटर नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमने नीचे नॉर्म ऑफ टी लगाया था, अगर आपका ज़ीरो ऑपरेटर है तो उसका नॉर्म भी ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ज़ीरो ऑपरेटर होगा तो क्या फिर भी ऐसा ही होगा। तो बेसिकली हर चीज़ यहाँ पे अगर ऑपरेटर ज़ीरो लगाएंगे तो टी एक्स एंस इट विल बी ज़ीरो 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 सारे ज़ीरो आते जाएंगे। और टी ऑफ एक्स भी क्या होगा, ये सारे डोमेन से लिए हुए ना, उसको भी यानी कि यहाँ से जो भी दे देंगे उसको वो ज़ीरो पे मैप करेगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन गई ज़ीरो 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 एंड सो ऑन, ज़ीरो वेक्टर ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ऑफ कोर्स उसकी लिमिट ज़ीरो ही होगी। तो अगर ज़ीरो वेक्टर है, ज़ीरो ऑपरेटर है, तो उसके लिए भी ये चीज़ होल्ड करती है। और अगर ज़ीरो ऑपरेटर नहीं है तो उसके लिए भी आप इसको सिंपल डेफिनेशन के थ्रू जो है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के थ्रू बना सकते हैं। ऑपरेटर ज़ीरो नहीं है तो उसका नॉर्म ज़ीरो नहीं होगा। हमने देखा था कि बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स के ऊपर ये जो नॉर्म आप लगाते हैं ये एक नॉर्म स्पेस बनाता है। ठीक है, नॉर्म की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस वजह से व्हेन एवर टी इज़ नॉन ज़ीरो उसका नॉर्म ज़ीरो नहीं होगा। तो आपने एप्सिलॉन एक ऑर्बिटरी के अगेंस्ट डेल्टा बना लिया। ठीक है जी, और उसके ऊपर आपने अपना बैरियर लगाया क्योंकि कन्वर्जेंस गिवन थी एक्स एंड एक्स की। ठीक है, बैरियर लग गया, उसी बैरियर के अगेंस्ट जब आपने इमेज सीक्वेंस को देखा तो उसने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो है आपको वो फॉलो कर दी है। तो इस तरह से टी एक्स एन कन्वर्ज कर गया टी एक्स को। ठीक है जी, तो एक तो ये तरीका है, दूसरा आप अपना जो वे है कि बाउंड्री लीनियर है तो कंटिन्यूस भी होगा, और कंटिन्यूस जो मैपिंग है या कंटिन्यूस ऑपरेटर है उसके लिए ये चीज़ होल्ड करती है कंटिन्यूस मैपिंग। ठीक है, ऑपरेटर जो है वो भी एक मैपिंग है, तो इन जनरल ये चीज़ होल्ड करती है कि अगर टी कंटिन्यूस है तो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स का इम्प्लाई करेगा कि इमेज सीक्वेंस टी एक्स एन विल कन्वर्ज टू टी एक्स। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे उसने इसको जैसे किया इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसने वही आपके पास पुराना रिजल्ट लगाया है। ठीक है जी, कि ये है कि अगर बाउंडेड और लीनियर है तो कंटिन्यूस होगा। फिर कंटिन्यूस मैपिंग की प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स होगा तो इमेज सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और इसके अलावा उसने डायरेक्टली भी इसको किया है कि टी एक्स एन माइनस टी एक्स जो है इसको उसने
लीनियरिटी लगाई तो बाउंडेडनेस लगाई। अब एक्स एंड एक्स को कन्वर्ज करा है, इट मीन्स दैट दिस अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब दिस अप्रोचेस टू ज़ीरो तो ये प्रोडक्ट भी अप्रोचेस टू ज़ीरो। इस साइड से नॉर्म है तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास इस तरह से टी एक्स एंड माइनस टी एक्स नॉर्म विल अप्रोच टू ज़ीरो। तो यहाँ भी आप कन्वर्जेंस की डेफिनेशन इन जनरल जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो मैंने इन राइटिंग आपको करके दिया वो सिंपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए था कि वो भी एक टेक्निक है। यहाँ नेक्स्ट जो है आपके पास दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि नल स्पेस। नल स्पेस क्या होता है जी, जिसमें आपके वो सारे डोमेन के पॉइंट्स जिनका इमेज ज़ीरो हो। ठीक है जी। ज़ीरो का इमेज तो ज़ीरो होता ही है अगर ऑपरेटर लीनियर है। तो इसके अलावा जो है अब आपका बाउंड्री ऑपरेटर टी जो है उसके ऊपर कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि वो आपका किसी और को ज़ीरो पे जो है वो मैप ना करे। ठीक है। ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो पे मैप होता है, लेकिन किसी और के ना होने वाली कोई कंडीशन नहीं है। तो और भी जो सारे ज़ीरो पे जो मैप हो रहे हैं सारों को अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है, वो सारे डोमेन के पॉइंट्स, ठीक है, जिनका इमेज ज़ीरो हो उसको नल स्पेस कहते हैं। अब आपने प्रूव करा नल स्पेस इज़ क्लोज्ड। ठीक है जी। तो उसके लिए जो है एक तो ये प्रूफ गिवन है। ठीक है जी। ये भी बड़ा आसान सा है। उसने आपके नल स्पेस के क्लोजर में से कोई पॉइंट लिया है और प्रूव कर दिया है कि ये क्लोजर का पॉइंट जो है ये बेसिकली आपकी नल स्पेस का हिस्सा है। इफ़ एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोजर इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ द सेट देन सेट इज क्लोज्ड। ठीक है जी, सही है। अच्छा, तो उसके लिए उसने कैसे किया है कि सबसे पहले तो क्लोजर में से कोई पॉइंट लिया है। क्लोजर में से पॉइंट लिया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने पहले से रिजल्ट प्रूव किया हुआ है इसको, कि अगर क्लोजर में से कोई पॉइंट लेते हैं तो आपकी जो आपका जो सेट है जिसका क्लोजर लिया गया है जो कि यहाँ पे एन ऑफ टी है, उसमें हमेशा एक सीक्वेंस अवेलेबल होगी जो इसको कन्वर्ज करेगी। बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू द क्लोजर ऑफ द सेट, देयरफॉर सेट कंटेन्स अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू दिस एक्स। ठीक है, ये तो क्लोजर की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी, सही है जी। अब अभी आपने प्रूव किया था कि आपका ये जो ऑपरेटर चल रहा है अंडर डिस्कशन उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो मैं सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास टी एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर गया टी एक्स को। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आपने। अच्छा, अब ये सारे टी एक्स एन्स जो हैं ये ज़ीरो हैं। क्यों? आपकी सीक्वेंस कहाँ से है? नल स्पेस में से। ठीक है जी। तो ऑल टी एक्स एन्स आर ज़ीरो। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस है और उसकी लिमिट क्या होगी जी? ज़ीरो। टी एक्स एन्स आर ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो ऑफ कोर्स इस कन्वर्जेस किसको? ज़ीरो को। तो ये टी एक्स एन जिसको वो कन्वर्ज कर दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो ये रीज़न है टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की। रीज़न क्या है जी? बिकॉज सीक्वेंस जो है आपकी टी एक्स एन वो सारे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो बेसिकली एक्स भी नल स्पेस का हिस्सा हो गया। तो एक्स लिया था क्लोजर ऑफ द नल स्पेस में से, वो बन गया सेट का हिस्सा। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोजर के पॉइंट्स भी सेट के अंदर मौजूद हैं तो सेट जो है वो क्लोज्ड हो गया। ठीक है जी, सही है। बिकॉज एक्स वॉज आर्बिट्रेरी। ठीक है जी। तो कोई भी पॉइंट लिया जाएगा क्लोजर में से वो आपका सेट के अंदर ही मौजूद होगा तो सेट क्लोज्ड हो गया। अगर सेट क्लोजर के सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है तो सेट क्लोज होगा। दूसरा एक और तरीके से भी देख लें, हमने वो भी एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि आपके पास कोई सेट जो है वो क्लोज होता है। ठीक है जी। ये आपने इसको एम के साथ पढ़ा था। हाँ जी, हमने ये पढ़ा था कि a set M is closed if and only if the situation that a sequence xn from M converges to x। ठीक है कि x लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा साइड पे, थोड़ा सा स्कैनिंग में रह गया। तो अगर आप m में से कोई सीक्वेंस लेते हैं जो किसी x को कन्वर्ज कर रही हो तो ये सिचुएशन जब भी आप पैदा करते हैं आपके पास रिजल्ट ये आया कि x बिलोंग्स टू m। तो इस सूरत में आपका m जो है वो क्लोज होगा। ठीक है जी। बुक में हमने इसको पढ़ा था, इसके टू पार्ट्स थे। तो ये आपके पास रिजल्ट आपने यहाँ पे यूज़ करना है। सेट m इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ द सिचुएशन x n फ्रॉम m implies such that x n converges to x implies x belongs to m। तो इस सूरत में आपका m जो है, हम ये सिचुएशन क्रिएट करके देखते हैं क्या है और क्या x बिलोंग करता है m को। अगर कर गया तो m इज़ क्लोज होगा। तो आपने एक सीक्वेंस ले ली नल स्पेस में से और सिचुएशन ले ली कि ये कन्वर्ज करती है किसी x को। ठीक है जी।
तो सिचुएशन क्रिएट कर ली, सीक्वेंस है एक्स एन फ्रॉम एन ऑफ टी विच कन्वर्जेस टू एक्स। अब आपने पहले से पार्ट ए में प्रूव किया हुआ है कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करेगी एक्स को तो टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा टी एक्स को, ठीक है जी। अच्छा, अब दोबारा से वही लॉजिक जो उधर हमने दिया था कि टी एक्स एन से सारे क्या हैं, 0 0 0 0, ठीक है, क्योंकि नल स्पेस के अंदर से आपने एक्स एन लिए हुए हैं, तो इसकी लिमिट क्या हो गई, 0। तो यहाँ से टी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x बिलोंग्स टू द नल स्पेस, ठीक है जी। तो यानी कि आपके सेट m को, तो यहाँ से आपके पास उस रिजल्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये आपने क्रॉलरी कर ली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट उसने ये कहा हुआ है कि रेंज के मतलब कि रेंज ऑफ अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर मे नॉट बी क्लोज, ठीक है जी। ऐसे नल स्पेस को क्लोज प्रूव किया। इसके बाद उसने प्रॉब्लम 6 आपने देखनी है और फिर मुझे बताना है कि प्रॉब्लम 6 जो है उसमें आपने प्रूव ये किया हुआ है कि बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है और उसकी रेंज जो है वो क्लोज्ड नहीं है। चलिए इसको देख भी लेते हैं कि प्रॉब्लम 6 जो है वो कौन सी है, ठीक है जी। रेंज ऑफ अ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम एक्स टू वाई नीड नॉट बी क्लोज, ठीक है जी। और इसके साथ आपने करना है प्रॉब्लम 6 जो है इसको वहाँ भी यूज़ करना है, ठीक है जी। टी ये गिवन है और आपकी जो है वो रेंज डोमेन भी गिवन है और उसकी डेफिनेशन भी गिवन है, ठीक है जी। तो ये आपने इसकी हेल्प से प्रूव करना है, बल्कि आप इसको शेयर कीजिएगा अपना प्रूफ जो है कि रेंज जो है किसी बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की उसका क्लोज होना ज़रूरी नहीं है। फाइंड आउट कीजिएगा कि ये जो एक्सरसाइज 5 के अंदर आपका ऑपरेटर है इसकी रेंज क्या है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने प्रूव करना है कि ये रेंज जो है वो क्लोज्ड नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, वो क्लोज नहीं है उसके लिए भी आपने अभी जो टेक्निक सीखी वो आपके काम आ सकती है। जब आप करेंगे तो देख लीजिएगा कि आप जो अभी हमने टेक्निक पढ़ी कि सेट क्लोज्ड कब होता है कि इफ़ एंड ओनली इफ द सिचुएशन एक्स एम फ्रॉम द सेट such that xn converges to x implies that x belongs to m। तो अगर आप इसमें से एक ऐसी xn निकाल लें जो किसी x को कन्वर्ज करती हो और xn उस रेंज का हिस्सा ना हो, तो देन रेंज विल नॉट बी क्लोज। तो ये हिंट भी आपको मैंने बता दिया कि इसको क्लोज नहीं प्रूव करने के लिए क्या करना है कि जैसे आपने अभी ये आपने लिया था ना ये वाला सर कि m is closed if and only if the situation xn from m such that xn converges to x implies x belongs to m। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन बना लें कि एक्स एन एक सीक्वेंस हो आपकी रेंज में से जो कि कन्वर्ज करती हो लेकिन एक्स उस रेंज में ना हो, तो फिर आपकी रेंज जो है वो क्लोज नहीं होगी। तो इस टेक्निक से आप इसको कर सकते हैं, इसको करके अपना प्रूफ आपने शेयर करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास ये एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास T1 जो है वो फ्रॉम y टू z है और T2 जो है फ्रॉम x टू y है। तो T2 आप पहले ऑपरेट करते हैं और x से y में चले जाते हैं, वहाँ से आप T1 ऑपरेट करते हैं जो आपको y से z में ले जाता है। तो इस तरह से ये कंपोजिशन है आपके पास, ठीक है जी। T1 T2, ठीक है जी। पहले T2 आपको x से जो है वो y में ले गया और वहाँ से आपको x T1 ने कैरी किया और y से z में ले गया। तो ये कंपोजिशन है। अगर आपके पास T1 और T2 जो है वो बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है जी, और ये इनकी कंपोजिशन है तो ये भी बाउंडेड होगी और उसके लिए ये नॉर्म है इट विल बी लेस देन इक्वल टू T1 नॉर्म प्लस T2 नॉर्म, ठीक है जी। तो इसको आपने प्रूव करना है, ठीक है जी। सिंपली नॉर्म का फार्मूला लगा के जो नॉर्म की डेफिनेशन होती है, ठीक है, उस डेफिनेशन से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको भी आपने मुझे दिखाना है, ठीक है। और अगर कोई बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर टी हो ए की तो उसकी पावर्स के लिए ये चीज़ होल्ड करती है, ठीक है जी। वो ये रिजल्ट यहाँ से बेसिकली आ जाएगा कि अगर आपके पास टी की पावर एन है तो इट कैन बी रिटर्न एज टी इंटू टी की पावर एन माइनस वन। इट विल बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी, टी का नॉर्म इंटू नॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर एन माइनस वन। और फिर एन माइनस वन को फर्दर आप जो है एक एक उसमें से टी अलग करते जाएं और चलते जाएं और इस तरह से टी की पावर एन का नॉर्म विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी की पावर एन, ठीक है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइडिया जो है इक्वल ऑपरेटर्स का है, ठीक है जी। सबसे पहले तो उनकी डोमेन इक्वल हो, ठीक है जी। आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं T1 एंड T2,
उनको हम इक्वल कहेंगे और लिखेंगे जी T1 इज इक्वल टू T2। सबसे पहले उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए और दूसरा डोमेन के हर पॉइंट का इमेज जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है जी। These two operators T1 and T2 will be equal if domain of T1 is the same as domain of T2 and for all points of the domain, क्योंकि एक ही डोमेन है जो डोमेन ऑफ T1 है वही डोमेन ऑफ T2 है, तो फॉर ऑल x फ्रॉम दैट सेट, ठीक है, चाहे ये लिख लें चाहे वो लिख लें, क्योंकि दीज सेट्स आर इक्वल। सबसे पहला काम तो ये है, उनके इमेजेस अंडर T1 एंड अंडर T2 आर द सेम, ठीक है जी। और फिर रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन का भी एक यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन मौजूद है। इसको हमने पहले जो है कहीं डिस्कस किया हुआ है कि एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जो होती है कि आप डोमेन जो है उसमें एक जो है वो पाबंदी लगा देते हैं कि डोमेन के इन पॉइंट्स को सिर्फ कंसीडर करना है, बाकी जो है उनको आपने कंसीडर नहीं करना, यानी कि छोटा कर दिया जाता है, ठीक है जी। जैसे घर में 5 कमरे हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपने 3 कमरों में तो जाना है, ये 2 कमरों में नहीं जाना। दिस इज़ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कि रिस्ट्रिक्शन क्या होती है जी, कि आपकी डोमेन के किसी सबसेट के ऊपर सिर्फ बात की जाएगी। आपका ऑपरेटर टी जो है उसकी डोमेन है डी ऑफ टी, तो रिस्ट्रिक्शन टू द बी क्या है जी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन, ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बी इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ टी। और रिस्ट्रिक्शन क्या होगी टी की टू द बी, कि ऑपरेटर का काम जो है वो चेंज नहीं होगा, तब ये नया ऑपरेटर जो है टी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑपरेटर टी कहलाएगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑपरेटर टी लिखा हुआ है, ठीक है जी, कब ऑपरेटर टी की रिस्ट्रिक्शन बनेगा कि ये जो नई डोमेन है जो पुरानी डोमेन में से छोटी है, इसके ऊपर इफेक्ट वही रहे जो टी का था, आपने जो उसकी डेफिनेशन है उसको चेंज नहीं किया, यानी कि फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द स्मॉलर डोमेन, ठीक है जी। अब ये नया ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो नया ऑपरेटर रिस्ट्रिक्शन के लिए ये सिंबल सा लगाया हुआ है, वो क्या कर रहा है जी, एक्स को वही इमेज दे रहा है जो यहाँ पे पड़े हुए, जो पहले टी दे दिया करता था, ठीक है जी, सही है। यानी कि डेफिनेशन वही रही है, सिर्फ डोमेन में से आपने कुछ हिस्सा जो है उसको कंसीडर नहीं कर रहे अब। और एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन ये होती है कि आपके पास एक ऑपरेटर किसी डोमेन के ऊपर जो है वो डिफाइंड है, आप उस डोमेन में कुछ और चीज़ें ले आते हैं, ठीक है, लेकिन जो नई चीज़ें लाते हैं उनकी इमेज आप फिर से डिफाइन करते हैं और पुरानी इमेजेस के साथ कोई आप चेंज नहीं करते, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। पहला इफेक्ट जो था ऑपरेटर का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। एक्सटेंशन ऑफ टी टू अ सेट एम, ठीक है जी। अब एम बड़ा है, ऑपरेटर टी की डोमेन डी ऑफ टी थी और एम जो है उसको कंटेन कर रहा है, एम कंटेन्स मोर पॉइंट्स देन डी ऑफ टी, ये एक बड़ा सेट है, ठीक है जी। एक्सटेंड करने के लिए सेट को बड़ा किया है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपने डोमेन को छोटा किया। ये ओरिजिनल डोमेन थी आपके ऑपरेटर टी की, जब आपने ऑपरेटर टी को रिस्ट्रिक्ट किया तो डोमेन को छोटा कर दिया। सबसेट है, जब आपने ऑपरेटर टी को एक्सटेंड किया तो आपने डोमेन को बड़ा कर दिया। तो एक्सटेंशन ऑफ टी टू अ सेट एम इज एन ऑपरेटर, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए इसके ऊपर आपने वेव लगा दिया, टी वेव फ्रॉम एम टू एक्स। अब इसकी डोमेन बड़ी है ऑपरेटर टी से, ठीक है। ये एक्सटेंशन कब बनेगा, ठीक है जी, ये एक्सटेंशन तब बनेगा कि अगर ये छोटी डोमेन जो कि ये वाली है इसके ऊपर वही काम करे फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ टी जो टी कर रहा था, यानी कि टी के किए हुए किसी काम को ये ख़राब ना करे, कि टी वेव ऑफ एक्स विल अगेन टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द स्मॉलर डोमेन। जो नए आने वाले पॉइंट्स हैं एम के, उनके साथ ही जो मर्जी करे, ठीक है जी। एम बड़ा सेट है, इसमें डी ऑफ टी से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, उनके साथ टी वेव अपनी मर्जी कर सकता है। लेकिन डी ऑफ टी के पॉइंट्स जिनके ऊपर टी डिफाइंड था उनके लिए ये वही कुछ करेगा, टी वेव ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू टी ऑफ एक्स जो टी ने किया था। तो फिर आप टी वेव को कहेंगे कि टी वेव इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑपरेटर टी, ठीक है जी। तो अगर जब टी वेव जो है एक्सटेंशन ऑफ टी बनेगा तो टी विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी वेव, क्यों, टी वेव की डोमेन थी एम और उसका सबसेट है डी ऑफ टी, ठीक है जी, सही है। तो अब आपके पास ये जैसे इसने लिखा हुआ है कि अगर टी वेव को आप डी ऑफ टी के ऊपर देखेंगे तो वो टी ही बनेगा, ठीक है। ये साथ ये भी याद रखें कि टी वेव जिसकी डोमेन बड़ी है, अगर वो छोटी डोमेन जो कि डी ऑफ टी है उस पर टी ही रहे,
तो फिर टी वेव जो है उसको एक्सटेंशन ऑफ द ऑपरेटर टी कहा जाता है। ठीक है जी, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें हो सकता है आपको कोई चीज़ फ़ायदे की मिल जाए। नेक्स्ट हमारा है थ्योरम जी, बाउंड्री लीनियर एक्सटेंशन थ्योरम। डॉक्टर वैस साहब ने इसको बड़ा अच्छा प्रूव किया हुआ है, तो मैं उसी को शेयर कर दूंगा। और इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, खुश रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।